नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की अहम खबरें कौन सी है उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन से पहले आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर किया गंगा पूजन। काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद नामांकन करेंगे दाखिल। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के गिरिडीह में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमेठी में तो अमित शाह बंगाल में संभालेंगे मोर्चा। झांसी में एक तरफ राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली होगी तो वहीं मायावती भी करेंगी प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ दरियाबाद में भरेंगे हुंकार। संदेशखाली की महिलाएं एक बार फिर तृणमूल और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतरी। गांव की सड़कों पर पहरेदारी करने को मजबूर हैं महिलाएं। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को आज पूछताछ के लिए किया तलब। टेंडर कमीशन घोटाला और नकदी बरामदगी मामले में हो सकती है पूछताछ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में बढ़ती महंगाई और कर के खिलाफ चक्का जाम हड़ताल का आज 5वां दिन। ताजा हिंसा से हालात और बिगड़े। लंदन में पीओके में हो रहे प्रदर्शन के समर्थन में आए लोग। और आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगा मुकाबला। दिल्ली मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ के लिए अपनी उम्मीदें रखेगी कायम। न्यूज़ एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। चौबीस की चुनौती में सबसे पहले बात अगर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि वाराणसी से तीसरी बार उम्मीदवार हैं। काशी के साथ उनके भावरिश्ते की बानगी कई बार देखने को मिली है। आज भी नामांकन से पहले पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने इससे पहले कल भव्य रोड शो किया था, हमने देखा था, उसमें हिस्सा लिया उन्होंने। और इस सीट पर 1 जून को मतदान होना है। पीएम इससे पहले 2014 और 2019 में भी यहां से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत चुके हैं। तो नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने यहां पूजा की दशाश्वमेध घाट पर। और इससे पहले हमने देखा था जो वीडियो प्रधानमंत्री ने साझा किया था,
देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा अर्चना की मां गंगा की। और वाराणसी से हमारे संवाददाता विकास सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। विकास, जानना चाहेंगे, हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा अर्चना की और आज के दिन का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि गंगा सप्तमी भी है आज। और इसी दिन हमने देखा पहले कैसे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की अब से कुछ देर पहले ही। विकास, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल। आज में जैसा कि आप बता रहे हैं गंगा सप्तमी भी है, तो इसके साथ ही साथ पुष्य नक्षत्र भी है। ये जो प्रधानमंत्री नामांकन कर रहे हैं जी बिल्कुल, इसके साथ साथ गंगा सप्तमी के साथ साथ पुष्य नक्षत्र भी है जो एक बहुत ही पवित्र नक्षत्र कहा जाता है। और इस नक्षत्र में जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही खास मुहूर्त है ये, और इसी मुहूर्त के दौरान यहाँ पर पूजन अर्चन किया गया है माँ गंगा का। और उसके बाद काल भैरव में पहुंचेंगे पीएम मोदी। उसके बाद काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है यहाँ पर, जहाँ पर पीएम मोदी जाएंगे। मानते हैं यहाँ पर कि जो काशी आता है सबसे पहले हाजिरी वहाँ आपको देनी पड़ती है काशी के कोतवाल में, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ के बाद पीएम मोदी नामांकन के लिए जाएंगे। और जो बात है, सबसे बड़ी बात है जो गंगा की उन्होंने विधि विधान से पूजन किया है। प्रधानमंत्री का मां गंगा से लगातार लगाव रहा है, जो उन्होंने संकल्प इसके लिए लिए। जब 14 में यहाँ आते हैं पहली बार तो यही बोलते हैं कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद जो एक काम चालू होता है वो काम अद्भुत होता है, कल्पना से परे होता है, जो सोचा नहीं जा सकता था। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सारे घाट थे, इतनी गंदगी रहती थी, सबसे बड़ी बात स्वच्छता का काम किया गया। यहाँ पर घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया। सिर्फ घाट ही नहीं, पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया गया। तस्वीर बदल गई। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बाबा और माँ गंगा के बीच की जो दूरी थी उसे खत्म कर दी। अब सीधे माँ गंगा सीधे बाबा भोलेनाथ को देखती हैं। बिल्कुल कभी नहीं, इतना बड़ा काम किसी ने नहीं सोचा था। इसके साथ शहर का काम किया गया। मैं आपको बताऊं मुकुल कि तमाम सारी चीजें इससे पहले भी जो है कह रहे जो छोटे छोटे काम होते रहे, कोई राजा राजवाड़ों का दौर देखा। इस काशी ने सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है काशी, तो काशी ने सब कुछ देखा यहाँ पर। लेकिन हम ये कह सकेंगे कि इस दौर में जो सर्वांगीण विकास हुआ है पूरी काशी का, पूरे बनारस का, बदलती हुई काशी की ये तस्वीर है, साफ दिख रही थी। हमने देखा पीएम मोदी के रोड शो में भी जिस तरीके से काशी वासियों का प्रेम झलका, वहां पर मानो पूरी काशी ही उमड़ आई है उनके रोड शो में। वैसा ही यहाँ अद्भुत नजारा सुबह देखा, जो लोगों का प्रेम दिखा कि अपने जो है कह रहे हैं सांसद अपने मोदी जी को देखने के लिए तमाम सारे लोग खड़े थे जो घाटों पे यहाँ स्नान करने आए थे। और ये प्रेम तभी होता है जब आदमी मानता है कि उसको सीधे वो अपने सांसद से, अपने पीएम से कनेक्ट है। पीएम मोदी लगातार जो काम यहाँ पर किए गए हैं, सबसे बड़ी बात होती है काम करना। अगर आप काम करते हो तो तमाम बड़े बड़े काम भी करें, उनसे नाम हो जाएगा। लेकिन तमाम छोटे काम, हर वो काम जिससे समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को फायदा होता हो, उस काम से शुरुआत की गई। गंगा घाट के किनारे 80 के घाट से उन्होंने स्वच्छता अभियान चालू किया था। देखते देखते नमो घाट तक अब पूरे घाटों की तस्वीर बदल गई है। अब कोई आता है इतना सुंदर यहाँ पर अलौकिक नजारा देखता है, भव्यता दिव्यता का अनुभव करता है यहाँ पर, तो अलग ही बदल गई है पूरी काशी यहाँ पर। और इस काशी के बदलाव की ये कहानी है कि वो पीएम नामांकन करने आए हैं मोदी जी यहाँ पर, लेकिन परिणाम तो पहले से ही जो है कह रहे हैं काशी वासियों का प्रेम ही दिखा रहा था। बिल्कुल विकास, जाहिर तौर पर ये जो बानगी है एक तरीके से हम देख ही सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्योंकि 2014 की हम बात करें, 2019 की बात की जाए तो हमने देखा था और प्रधानमंत्री ने वहाँ भी काल भैरव के पहले दर्शन किए, उसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। और आज अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि वो काल भैरव मंदिर पहुँचेंगे दर्शन के लिए। जी बिल्कुल। यहाँ इसके बाद पीएम मोदी अपने नामांकन से पहले काल भैरव के मंदिर ही जाएंगे वह, और उनसे जो है कह रहे हैं आशीर्वाद लेने के उपरांत ही नामांकन करने के लिए रवाना होंगे वहाँ पर। तो ये लगातार जो है, हम इससे पहले भी पीएम मोदी आते रहे हैं। यहाँ की हर परंपरा, काशी के हर स्थानीय कार्यक्रम
पीएम मोदी का एक एक चीज से लगाव बना रहा है, हर चीज को भूलते नहीं है, देख के जाते हैं वहाँ क्या काम शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है कि वो काम किस प्रगति से चल रहा है, काम कब पूरा होगा। हमने ये देखा आमतौर पे, अभी पिछले सीजन की ही बात करें, कुछ महीनों पहले से काशी में जल भराव आ गया था, बारिश के सीजन में यहाँ पर गंगा नदी में थोड़ी बाढ़ जब आ गई थी, तो पीएम मोदी पर डे जो है कह रहे हैं इसकी रिपोर्ट स्वयं लेते थे सीधे कि मेरे काशी वासियों को कहां तक जो है कह रहे हैं राहत सामग्री पहुंचाई गई, लोगों को वहां से निकालकर राहत शिविर में कैसे रखा गया है। तो यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज पे पीएम मोदी लगातार जो है कह रहे हैं निगाह रखते हैं, लोगों से कनेक्ट रहते हैं और उनके विकास के लिए निरंतर काम होते रहते हैं। यहाँ पर ये काशी है, लेकिन यही काशी का बदलाव है। यही हमने देखा है कि पहले जब हम काशी लखनऊ से यहाँ आते थे 9 घंटे तकरीबन लग जाते थे, अब जब जैसे ही आप आते हैं मतलब कई समय ही एकदम बच गया है, कह रहे हैं इतना अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है आसपास के पूरे एरिया का। हम कहें कि ये बदलाव की कहानी पूरा पूर्वांचल देखता है। पूर्वांचल को आप मान सकते थे कि एक बहुत ही पिछड़ा जिसकी पहचान हुआ करती थी, एक अलग ही तरीके से लोग देखते थे पूर्वांचल के लोगों को, लेकिन अब पूर्वांचल विकास की नई बहार आ गई है जिस तरीके से यहाँ पर काम हुआ। और हमने देखा कि जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक देश की आधी आबादी आगे नहीं बढ़ती तो कभी हम नहीं सोच सकते थे विकसित भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए। तो आधी आबादी जिस तरीके से स्वावलंबी हुई है, हम देख रहे हैं आने वाले समय में, ये तो जो है कह रहे हैं चुनाव है 24 का, लेकिन 29 में जब तस्वीर ही बदली नजर आएगी, जब 33% महिला आरक्षण होगा, महिलाओं के अंदर स्वावलंबन किस तरीके से समाज में, देश में आगे बढ़ेंगे, देश दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तमाम सारी चीजें दर्शाती हैं कि किस तरीके से सोच के विकास कार्य किए जा रहे हैं। देश के हर एक व्यक्ति, हर एक तबके के लिए काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, विकास हर तबके के लिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये कहा जाता है और उसी को सार्थक करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस घाट पर पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। साथ ही विकास अगर देखा जाए, जैसा आपने बताया, क्योंकि जो काशी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए भी हमने देखा किस तरीके से प्रयास किए गए। आज विश्व भर में बनारस की बात की जाए, काशी की बात करें, वाराणसी की बात की जाए, हर कोई इसको जानता है। एक अलग महत्व जो है वो अब इसका उभर कर सामने आया है। और साथ ही साथ जब यहाँ की हमने देखा था काशी तमिल संगमम की बात की जाए, या यहाँ की जो लोक संस्कृति थी उसको भी बढ़ावा देने के लिए किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो लगातार चलते रहे। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि हर देश का जो हर एक क्षेत्र है, ऐसा हिस्सा है, उसकी जो खूबियाँ हैं वो विश्व पटल पर लाई जाएं, वो सीमित ना रहें। और इसमें मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भी। जी बिल्कुल, विरासत को संजोने का काम किया गया है यहाँ पर, इसकी प्राचीनता को बनाए रखते हुए। यहाँ पर काशी में जो काम किए गए, काशी की एक अपनी पहचान थी, पुराना जो वैभव था, महादेव की नगरी थी, शिव की प्यारी नगरी, माता पार्वती की प्यारी नगरी, देवी अन्नपूर्णा की प्यारी नगरी। यहाँ पर माना यह जाता था कि काशी में कोई भूखा नहीं सोता है, यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा निवास करती हैं। माता की वो मूर्ति जो यहाँ से चली गई थी उसको भी यहाँ लाने का काम किया गया वहाँ पर। यहाँ पर जो जिस तरीके से जो काशी की पहचान थी, काशी की पहचान ना बदलती जाए, उसका पुराना वैभव लौटता जाए, वैसा काम यहाँ पर किया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि पहले जब कभी यहाँ रहा होगा कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ एक दूसरे के सामने रहते थे, माँ गंगा सीधे बाबा का दर्शन करती थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव हुए, उसके बाद अब जाकर यहाँ पर वो काम हुआ, कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद अब माँ गंगा सीधे प्रभु भोलेनाथ को देखती हैं। और ये लगातार होता है, हर वर्ष होता है कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी माँ गंगा का भोलेनाथ को छू के आचमन करने के बाद अचानक से घटने लगता है। तो तमाम सारी चीजें जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं को यहाँ पर बरकरार रखा गया, संजो के रखा गया। और यहाँ पर जो खास तौर से तमाम जो पुरानी पहचान है उसको विकसित किया गया है। यहाँ पर तमाम गलियों में मंदिर हैं, उन सब मंदिरों को एक साथ जो है विकसित किया गया। प्राचीनता का वैभव यहाँ पर बरकरार रखा गया। काशी तमिल संगमम की आपने जिक्र किया है, किस तरीके से हमारी संस्कृति एक दूसरे को कनेक्ट करती थी, उसको फिर से नए सिरे से उभारने का यहाँ पर काम किया गया। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपनी विरासत को नहीं संजो पाएंगे तो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो अपनी विरासत को संजोना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए
जी, बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि जो विरासत है उसको कैसे हम सँजो सकते हैं और इसके लिए किस तरीके से प्रयास किए गए हैं, वो किसी से छिपे नहीं हैं। विश्व स्तर पर भी अगर देखा जाए तो इन प्रयासों की सराहना होती हुई नज़र आती है। लेकिन आज के दिन का जो और एक ख़ास महत्व हो जाता है वो है प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर विकास, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं और काशी की जो जनता है, काशी के जो लोग हैं, उनमें एक अलग तरह का उत्साह है। जब परिवार का जो बड़ा होता है वो उनके बीच पहुँचता है तो एक अलग खुशी होती है। और यहाँ तो ना सिर्फ उनके मुखिया बल्कि देश के मुखिया उनके बीच में थे, तो वो उत्साह भी हमने देखा है। लेकिन अब से कुछ देर बाद ना सिर्फ काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया रहेगी वो आगे इसके बाद पूरी होगी। जी बिल्कुल, इसके बाद ये जैसा आपने बताया यही पूरी होगी यहाँ पर, और उनके नामांकन को लेकर देश भर में नजर थी, देश भर में किस तरीके वहाँ पर काशीवासी स्वागत करते हैं। और ये स्वागत अद्भुत अकल्पनीय था कि काशी में जो गलियाँ थी पूरी भरी थी, सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे हर एक जगहों से। और जहाँ से पीएम मोदी का रोड शो चालू हुआ था वहाँ से लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक, गदौलिया घाट तक एक जगह पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना लोगों ने स्वागत किया। अपने अपने तरीके से लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और ढोल बजा रहे थे, स्वागत कर रहे थे। ये बात स्वागत आमतौर पे जो है कह रहे अपने सांसद का तभी करता है जब वो अच्छा काम करता है। पूरे देश में जो है कह रहे सांसद है, लेकिन पीएम मोदी का स्वागत एक अलग ही तरीके से हुआ है। ये इसलिए कि यहाँ का एक एक व्यक्ति जानता है कि यहाँ जो हुआ है वो हो ही नहीं सकता था, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा था। काशी की गलियों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, यहाँ पर जो चौड़ीकरण हुआ है, आने जाने में यहाँ स्वास्थ्य के लिए काम किया गया, यहाँ पर जो शिक्षा के लिए काम किया गया, इनके भविष्य के लिए यहाँ पर काम किया गया, बट उनके आने वाली नस्लों के लिए जो काम किया जा रहा है, लोग जान रहे हैं कि अब हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो है कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी, उसके लिए क्या कुछ जरूरत है, उसका ब्लूप्रिंट अभी से तैयार किया जा रहा है और उसी पे हमें आगे काम करना है। तो उसी पर जो है कह रहे हैं, इसीलिए काशीवासी ही नहीं पूरा देशवासी इस बात को जानता है कि काशीवासी पीएम मोदी के अपने हैं। और तो खास तौर से काशीवासी इसलिए तमाम उनका प्रेम भी झलकता है, हर एक मौके पे झलकता है। और बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था पीएम मोदी का कल रोड शो का। और आज भी हम देख रहे थे जैसा कि तमाम सारे बहुत बड़ी संख्या में लोग जब गंगा पूजन पीएम मोदी कर रहे थे तो खड़े होकर उनकी एक छोटी सी झलक पाना चाहते थे पीएम मोदी की। ये बहुत ही प्रेम है काशीवासियों का, और यही प्रेम मोदी जी का भी इन लोगों से उतना ही प्रेम है। जी बिल्कुल, बताता है इस बात को, ये इस बात को भी दिखाता है। और खास तौर से एक नज़ीर भी पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर सांसद आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन आप कैसे करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे बाकी अपडेट हम यहाँ लेंगे। तो जाना आपने किस तरीके से आज का जो दिन है काफ़ी अहम, प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद नामांकन करेंगे, उससे पहले काल भैरव मंदिर में जाके दर्शन पूजा भी करेंगे। तमाम अपडेट्स आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होते हैं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरने जा रहे हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव से अनुमति लेकर प्रधानमंत्री पर्चा दाखिल करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 18 केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कई सांसद और विधायक नामांकन दाखिल करने के समय मौजूद रहेंगे। सोमवार
बुधवार को विशाल रोड शो और बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद आज वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कोतवाल से अनुमति लेकर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ये तीसरा अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट के लिए पर्चा दाखिल करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रहेगी। भाजपा नेताओं के मुताबिक नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा शामिल होंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही एनडीए के प्रमुख घटक दल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा को नमन कर सकते हैं। उनका क्रूज से नमो घाट तक जाना भी प्रस्तावित है। यहां से प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर जाएंगे, जिसके बाद नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। इससे पहले वर्ष 2014 और 19 में प्रधानमंत्री इस सीट से शानदार जीत हासिल कर चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 सीट गुजरात की वडोदरा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री दूसरी बार इस सीट से खड़े हुए। ये तीसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कल के रोड शो में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा था, उसने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों में भी खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सीधे तौर पे जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री के वाराणसी से होने वाले नामांकन में एनडीए के घटक दल के तेलुगु देशम के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने काशी पहुंचकर डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 पार होगा। हमारे साथ काशी के एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू जी हैं। ये एक घटक हैं एनडीए के और आज प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। काशी से आए हैं ये सपोर्ट के लिए। सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडे इन काशी, बिकॉज यू आर गोइंग विद प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉमिनेशन? No, it is a very good occasion. Third time, Prime Minister is going to take a oath ceremony. There is no doubt for anybody. We wish him all the best. People are with him. We will win with thumping majority. आप क्या कहेंगे, इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं एनडीए को? No, 400 plus we are going to get, and also we are, under his leadership, India is going to play very crucial role globally. Thank you. तो चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे थे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार का आंकड़ा भी पार होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में नामांकन भरने के बाद झारखंड की तरफ रवाना होंगे। आपको बता दें, यहाँ पे प्रधानमंत्री आज एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे गिरिडीह में। और इस दौरान खासतौर से अगर बात की जाए, ना सिर्फ गिरिडीह बल्कि गिरिडीह के ज़िले के पेशम में एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोडरमा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग प्रत्याशी मनीष जायसवाल, गिरिडीह प्रत्याशी सीपी चौधरी और गांधी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा के लिए वोट मांगेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर मौर्य, आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो समेत भाजपा और उसके सहयोगी दलों के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं इच्छुक प्रत्याशी 17 मई को नाम वापस ले सकेंगे।
7वें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इनमें यूपी और पंजाब की 13 सीट हैं, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, बिहार की 8 सीट तो ओडिशा की 6, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, वहीं झारखंड की 3 सीट और चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव की जो मतगणना है वो 4 जून को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमेठी के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा होगी। इस सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरियाबाद विधानसभा के रेलवे स्टेशन मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा क्षेत्र फैजाबाद की दरियाबाद विधानसभा बाराबंकी जिले में आती है। तो लगातार 24 की चुनौती में सभी राजनीतिक दल अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल में जनसभा करेंगे। वे बनगांव और उलुबेरिया में जनसभा कर इन लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। बनगांव लोकसभा सीट से सांसद और भाजपा प्रत्याशी शांतनु ठाकुर दोबारा चुनावी मैदान में हैं। शांतनु के सामने टीएमसी ने बिस्वजीत दास को उतारा है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र उलुबेरिया में भी पार्टी का प्रचार करेंगे। उलुबेरिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण दयाल चौधरी हैं, जिनका मुकाबला टीएमसी की सजदा अहमद से होगा। उलुबेरिया सीट पर 20 मई को चुनाव है। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, जहां झांसी ललितपुर में भी सियासी पारा जो है वो चढ़ता नजर आएगा। दरअसल कांग्रेस और बीएसपी के नेता यहां अपनी अपनी पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। यहां 20 मई को मतदान होना है। जीत का झंडा लहराने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आज यहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के समर्थन में एक संयुक्त रैली करेंगे। तो वहीं मायावती भी आज यहां हुंकार भरेंगी। मायावती गुरसराय में अपने प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खड़गे आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित बांसगांव में जनसभा करेंगे। यूपी के बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जनता से सदल प्रसाद के लिए समर्थन मांगेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की अगर बात की जाए, जो जहां कल मतदान हुआ था, इसके तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में कल 67% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए मतदान के ताज़ा आंकड़ों में जानकारी दी गई है। आयोग के अनुसार रात 12:15 बजे तक के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 67.25% मतदान दर्ज किया गया, जो 2019 के संसदीय चुनावों के में इस चरण की तुलना में 1.74% अधिक है। आयोग के अनुसार कल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 78.37%, तो आंध्र प्रदेश में 76.50%, वहीं ओडिशा में 73.97% मतदान दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 70.98% रहा। झारखंड में 65.2%, जबकि तेलंगाना में 64.74%, वहीं महाराष्ट्र में 59.64% मतदान दर्ज हुआ। तो उत्तर प्रदेश में
0.05%। साथ ही बिहार में 57.06% मतदान दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा और यहाँ 37.98% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि आयोग ने कहा है कि इन आंकड़ों को अपडेट किया जा रहा है। वहीं बात अगर की जाए राजधानी दिल्ली की तो 25 मई को यहां मतदान होना है। भाजपा ने पूर्वी दिल्ली सीट से पूर्व मेयर हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। हर्ष मल्होत्रा का मुकाबला आपके कुलदीप कुमार से है। डीडी न्यूज ने पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अब दिल्ली में जब चुनाव होता है तो इससे पहले और जो चरण है उनमें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार धुआंधार प्रचार जो है वो चल रहा है। लेकिन राजधानी की अगर बात की जाए किस तरीके की तैयारी है, आइए देख लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी हैं। हर्ष मल्होत्रा जी, सबसे पहले डीडी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सदन तक पहुंचने का पहला पायदान आपने पार कर लिया है, अब आगे क्या? मोदी जी के जो पिछले 10 वर्षों के काम हैं, विशेष तौर से मातृशक्ति के लिए जो उनके काम हैं, उसके कारण से उन्होंने तय किया है कि इस बार दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और देश में 400 पार। आपके सामने इंडी गठबंधन से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार खड़े हैं और जिन्होंने खुलकर आपको चुनौती दी है। 500 विद्यालयों की बात, 20 कॉलेजेस, 20 हॉस्पिटल की बात केजरीवाल साहब ने 2015 में करी थी। तो एवरेज 7 विद्यालय एक विधानसभा में आते हैं। कोंडली विधानसभा के विधायक जी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, एक भी विद्यालय वहां नहीं खुला पाए हैं। पूर्वी दिल्ली में एक भी महाविद्यालय नहीं खुला, पूर्वी दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं बना, सड़कों की हालत जर्जर है, पीने का पानी गंदा है। ये सब सवाल पूर्वी दिल्ली के लोग, कोंडली विधानसभा के लोग आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से पूछ रहे हैं। बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है और साथ ही एक नेगेटिव नैरेटिव जनता के सामने पेश करने का काम कर रही है। कांग्रेस को तो ये सब बातें बोलने का अधिकार खो दिया उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है जो देश को तोड़ने की बात करता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन हो गया उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए। ये जनता आपको सदन पहुंचाती है तो सबसे पहला काम हर्ष जी जनता के लिए क्या? मैंने बताया जहां झुग्गी वहां मकान में मैं कलंदर कॉलोनी की जो झुग्गियां हैं वहीं पर उनको 4000 मकान बनवा के देंगे। एक आखिरी सवाल, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? हर धर्म की, हर वर्ग की सपोर्ट मिल रही है और इसका बड़ा कारण नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के जन कल्याण के काम हैं। और उसके कारण से मोदी जी ने कोविड में जिस तरह से फ्रंट से लीड किया देश को, न केवल देश में 168 बाहर के देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई है। जनता मोदी जी के काम से बहुत खुश है। जनता मोदी जी को, बीजेपी को भरपूर समर्थन दे रही है। दिल्ली में 7 सीटें भाजपा को और एनडीए को 400 सीटें और श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही है। अब देखना यह होगा कि 25 मई को मतदान में जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। तो लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तमाम जो प्रत्याशी हैं वही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन की अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रस्तावक संजय सोनकर ने प्रस्तावक की जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी का आभार जताया। आज सुबह ही मैं हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ जी, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर माननीय प्रधानमंत्री, पूज्य प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे उपस्थित हूँ प्रस्तावक बनने के लिए। हमें सूचना सुबह ही प्राप्त हुई है। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी का जो भी काम मिला मैं उसको करता चला गया और एक कार्यकर्ता अगर इतनी बड़ी सम्मान अगर संगठन हमको देता है तो इसके लिए मैं अपने संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखिए कार्यकर्ता जो हैं उनको बतौर प्रस्तावक जो हैं वो आज शामिल होंगे प्रधानमंत्री के नामांकन में। फिलहाल 24 की चुनौती यानी चुनाव से संबंधित खबरें इतनी ही।
और आइए अब रुक कर लेते हैं बाकी खबरों की तरफ भी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर दोहराया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का भी जिक्र किया। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय पूंजी बाजार विकसित भारत के लिए रोडमैप पर एक सेमिनार में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ये बातें कही। Article 370 was abrogated and settled. Actually, I didn't even see much of a POK debate in this country. There was a time in the 1990s when it was a big issue, and there was actually a parliament resolution that all the parties agreed. But then again, it kind of went into a kind of dormancy out there. So I would say today the fact that there is much sharper awareness, even in public opinion, about POK is something which is very welcome. For us, the initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. तो यहाँ डॉक्टर जयशंकर सीधे तौर पर बता रहे थे किस तरीके से पीओके जो है वो भी भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने धरना शुरू कर दिया है। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड को जगह जगह बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी द्वारा पीओके में किए गए चक्का जाम का आज लगातार 5वां दिन है। बिजली और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों को लेकर लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने पीओके के लिए तत्काल 23 अरब रुपए का बजट मंजूर किया है और स्थानीय सरकार ने बिजली दरों और ब्रेड की कीमतों में कटौती की घोषणा भी कर दी है। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ने और टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पीओके में बीती 10 मई को संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद के लिए मार्च करने का आह्वान किया था। इसी क्रम में सोमवार को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया, जिसके कारण प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं और हिंसा भड़क उठी। हिंसा के दौरान एक पुलिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब तक 2 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हालात पर चिंता जताई है। Situation in Muzaffarabad, the capital of Pakistani occupied Jammu Kashmir, is getting very, very serious. What happened is this morning, about 500,000 people descended upon Muzaffarabad and in the suburbs to protest against taxes on electricity bills, cuts in subsidies, and to demand end to the perks and privileges of the Prime Minister, the President, all members of Legislative Assembly, as well as the judges and bureaucracy. We are in a desperate situation. We need the international community to come and stand by us, raise their voice for us. The Indian rapporteur in the United Nations, we request them to raise their voice at the United Nations Forum. We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador and ask for an explanation. This is broad daylight murder that is taking place in POJK. Our lives are in danger, people's lives are in danger. At the moment, the situation in Muzaffarabad. तो जिंदगी किस तरीके से खतरे में है, इसके लिए अपील करते आए भारत देश से और संयुक्त राष्ट्र से भी यहाँ के जो मानव अधिकारों के कार्यकर्ता हैं। वहीं बात अगर करें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की, जिनका कल शाम दिल्ली में एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 72 साल के थे। बीते कुछ समय से वे गले के कैंसर से पीड़ित थे। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली से पटना लाया जाएगा। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके राजेंद्र नगर स्थित
निजी आवास में रखा जाएगा, जिसके बाद पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लालू प्रसाद यादव समेत कई पार्टी और विपक्षी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। और आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी आज पूछताछ करेंगे। ईडी ने आलमगीर आलम को समन भेजकर आज जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा था। ईडी आज आलमगीर आलम से टेंडर कमीशन घोटाला और निजी सचिव के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामदगी मामले पर पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि ईडी ने बीते 6 महीने को टेंडर कमीशन घोटाला मामले को लेकर आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत 6 लोगों के कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने संजीव लाल, उनके नौकर और एक बिल्डर के ठिकाने से 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की थी। इसके बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया था। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ की महिलाएं फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस की साठगांठ के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आई हैं। महिलाओं ने यहाँ गांव की सड़कों पर रात में पहरेदारी शुरू कर दी है। असल में तृणमूल कांग्रेस ने संदेशखाली को लेकर अब एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें संदेशखाली से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। इसी वीडियो फुटेज पर नया बवाल अब मचा है। यहाँ की महिलाओं ने ही इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है और कहा है कि टीएमसी यहाँ के बीजेपी नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है। महिलाओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करते हुए कहा कि वे फर्जी वीडियो बना रहे हैं और इस दौरान कुछ महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिसके विरोध में ताज़ा घटनाक्रम हो रहा है और महिलाएं रात में सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने पर मजबूर हैं। इस बीच कथित फर्जी वीडियो के जरिए फंसाए गए स्थानीय बीजेपी नेता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। और बात करते हैं मुंबई की, जहां घाटकोपर इलाके में होर्डिंग गिरने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। इस घटना में घायल हुए 41 लोगों का घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। इस घटना में घायल हुए लोगों को इलाज के बाद करीब 31 लोगों को छुट्टी दे दी गई अस्पताल से। मुंबई पुलिस ने होर्डिंग गिरने के बाद इको मीडिया के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी 2 गिरडर जो है हम लोगों ने अभी तक सर्च नहीं किए। 2 गिरडर के नीचे कुछ लोग फंसे होने की शक्यता है, मतलब हो सकते हैं। तो वो 2 गिरडर हम लोग हाइड्रोलिक क्रेन के सहायता से उठा रहे हैं और जो क्रेन से सहायता से उठ जाएगा उसके बाद हमारा सर्चिंग ऑपरेशन शुरू होगा। फिर सर्च के बाद पता चलेगा कितने लोग वहाँ पे और फंसे हुए हैं। मेटल को कट करने के लिए हमारे पास गैसोलीन कटर है और ऑक्सीफ्यूल कटर्स है, लेकिन हम लोग उसको यूज़ यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पूरा पेट्रोल और डीजल है। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो फायर का भी चांसेस, एक्सप्लोजन का भी चांसेस है। इसलिए हम लोग जो है मैन्युअली सब काम कर रहे हैं और हाइड्रोलिक मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मुंबई में किस तरीके से आंधी और मौसम की मार की वजह से भारी तबाही हुई, दर्दनाक हादसा सामने आया। लेकिन वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ कुछ दिनों की राहत के बाद एक बार फिर से गर्मी अब सताने लगी है। दिल्ली वालों के लिए यह हफ्ता उम्मीद से अधिक गर्म रहने की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई से उत्तर पश्चिम भारत में फिर से लू की स्थिति हावी हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के अलग अलग स्थानों में 17 मई को उष्ण लहर की संभावना है। आज की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ और विदर्भ के अलग अलग स्थानों पर आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और मध्य प्रदेश में आंधी चल सकती है। साथ ही कुछ एक जगह ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। तमिलनाडु के थूथुकुडी के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई।
तो देश भर में भीषण गर्मी एक तरफ देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से धूल भरी आंधी चलने और हल्के छींटे पड़ने से मौसम की तपिश कुछ कम नजर आती है। तमिलनाडु के थुथुकुडी की अगर हम यहाँ बात करें खासतौर से, तो कुछ हिस्सों में बारिश हुई। लगातार बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। वहीं बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में अचानक हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां सोमवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां नेशनल हाईवे 9 पर अलाहब बख्शपुर टोल प्लाजा के पास एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर पार दूसरी तरफ पहुंच गई और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। जिसने भी ये घटना देखी उसकी रूह कांप उठी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव को बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकाला। कुल जो मृतक थे वो तो 6 थे, जैसे मैंने बताया। 2 पहले थे, फिर 4 आए थे और सबसे पहले घायल आए थे। जो घायल थे उनकी शनाख्त हो गई थी, जैसे मैंने उनका भी नाम बताया आपको, चिन कुमार, उम्र लगभग 27 साल थी। बाकी जो मृतक थे उनकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई थी। वहीं केन्या में बाढ़ से बिगड़े हालात के बाद भारत ने मदद की दूसरी खेप भेजी है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 40 टन दवा, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य उपकरण केन्या के लिए रवाना हो चुके हैं। इसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के लिए विश्व बंधु की तरह है और एक ऐतिहासिक साझेदारी के लिए दुनिया के तमाम देशों के साथ खड़ा है। गौरतलब है कि इससे पहले भारतीय नौसेना जहाज सुमिथा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, राहत और दवा सामग्री केन्या सरकार को सौंपी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ही अगर बात करें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने हर्ष मनी ट्रायल की अध्यक्षता कर रहे न्यूयॉर्क जज के खिलाफ नाराजगी जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर न्यायाधीश जुआन मर्चेंट पर अपना दावा दोहराते हुए निशाना साधा कि मुकदमे के समय का उद्देश्य उनके प्रचार करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाना था। जबकि रूस की अगर हम बात करें तो आपको बता दें, यहाँ यूक्रेन और उत्तरी खार्किव क्षेत्र में 4 और गांवों पर कब्जा कर लिया गया है। रूस अब यूक्रेन के 9 सीमावर्ती गांवों पर नियंत्रण का दावा कर रहा है। इससे पहले उत्तर पूर्वी यूक्रेन में ताज़ा ज़मीनी हमले के बाद रूस द्वारा 5 गांवों पर कब्जा करने का दावा किया गया था। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो लगातार जो जंग है वो जारी है। वहीं अगर पश्चिम कनाडा की हम बात करें तो जंगल की आग को देखते हुए लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं वायु गुणवत्ता संबंधी चिंताएं भी पैदा हो चली हैं। पश्चिमी कनाडाई शहर की ओर बढ़ रही एक अन्य बड़ी जंगल की आग हालांकि काबू में है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने अंकारा में बातचीत के दौरान ग्रीक प्रधानमंत्री क्यारिकोस से कहा है कि उनके देशों के बीच कोई भी अनसुलझी समस्या नहीं है। वर्षों के तनाव के बाद उन्होंने संबंधों को सुधारने की कोशिश में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एर्दोगन ने मित्सोटाकिस के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि असहमति के बावजूद हम अपने संवाद को खुला रखकर एक सकारात्मक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो सुमात्रा द्वीप पर बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में अभी भी 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मानसून की बारिश और माउंट मारापी के ठंडे लावे वाली ढलानों से कीचड़ के प्रभाव से हुए भूस्खलन के कारण शनिवार मध्यरात्रि को एक नदी में उफान के कारण पश्चिम सुमात्रा प्रांत के 4 जिलों के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए और 100 से अधिक घर और इमारतें जलमग्न हो गई थी। वहीं लंदन में कई पार्टियों के नेता और लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे लिए हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
और बात करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की। जी हां, दुनिया के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक 77वां कान फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 25 मई तक चलने वाले इस फिल्म समारोह में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। कई भारतीय फिल्मों को समारोह के दौरान दिखाया भी जाएगा। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए खास होने वाला है। 14 से 25 मई तक फ्रांस में आयोजित होने वाले 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में खास तौर पर भारत पर्व का आयोजन होगा। कान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सदस्य देश की क्रिएटिव इकोनॉमी को दुनिया के सामने पेश करने का काम करेंगे। ये पहली बार होगा जब देश कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व का आयोजन करेगा। इस दौरान गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का अनावरण किया जाएगा। 108 विलेज इंटरनेशनल रिवेरा में भारत पवेलियन का उद्घाटन 15 मई को प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों की उपस्थिति में किया जाएगा। भारत पवेलियन का नाम इस वर्ष की थीम क्रिएटिव इन इंडिया को चित्रित करने के लिए सूत्रधार रखा गया है। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट दर्शकों को आकर्षित करने और प्रतिष्ठित फिल्म पाल्म डी ओर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि भारतीय एंट्री कान फिल्म महोत्सव आधिकारिक चयन के प्रतियोगिता खंड में 3 दशकों के बाद हुई है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्र की फिल्म सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो को ला सिनेमा प्रतिस्पर्धी खंड में चुना गया है। श्याम बेनेगल की मंथन अमूल डेयरी सहकारी आंदोलन पर केंद्रित एक फिल्म क्लासेस सैंक्शन में प्रस्तुत की जाएगी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन को कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पियर अजेन्यू ट्रिब्यूट दिया जाएगा। इस मौके पर वो कान के प्रतिनिधियों के लिए एक मास्टर क्लास भी देंगे। कान फिल्म महोत्सव और मार्शेडू फिल्म में भारत की भागीदारी देश के विविध और जीवन से परिपूर्ण फिल्म उद्योग और वैश्विक सिनेमा समुदाय के साथ इसके बढ़ते जुड़ाव को रेखांकित करती है। प्रत्येक महोत्सव भारतीय फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, वैश्विक दर्शकों के साथ जुड़ने और विश्व सिनेमा के समृद्ध चित्रों में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, मुंबई। और आइए खेल की खबरों में बात करते हैं आईपीएल की, जहां आज दिल्ली में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कायम है। दिल्ली के 13 मैच में से 6 में जीत हासिल की है दिल्ली ने, जबकि 7 में हार का सामना करना पड़ा और टीम के पास 12 अंक हैं। लेकिन आरसीबी से खराब रन रेट के कारण टीम 6ठे नंबर पर है। टीम को अब क्वालिफाई करने के लिए आखिरी मैच में लखनऊ को हराने के साथ बाकी नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर लखनऊ के पास जीतकर 4थे नंबर पर जगह बनाने का मौका है। टीम के 2 मैच बाकी हैं। अगर टीम दोनों जीतती है तो 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर सकती है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीनियर मेंस टीम के हेड कोच के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। द्रविड़ का आखिरी असाइनमेंट जून में होने वाला T20 विश्व कप है। राहुल द्रविड़ नवंबर 2021 से भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। हेड कोच पद के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 27 मई है। नए कोच का कार्यकाल 3.5 साल का होगा, जो वनडे विश्व कप 2027 तक के बाद समाप्त होगा। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ एट 10 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।